आज हम जो ये 15 अगस्त मना रहे हैं, ये उन वीरों उन क्रांतिकारियों की देन है जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, प्राणों की आहुति दे दी, तब जाकर ये देश हमारा आज़ाद हुआ। और उन्हीं की देन से आज हम ये 15 अगस्त मनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने इस 94 साल बाद बताना और दोहराना क्यों जरूरी है, क्योंकि महान लोगों की मौत एक बार नहीं 2 बार होती है। पहली बार जब उनके शरीर से उनका प्राण निकल जाता है, और दूसरी बार जब हम उनके जीवन से कुछ सीखना छोड़ देते हैं। भगत सिंह के जन्म और मृत्यु दोनों को मैं दुनिया का महानतम लिटरेचर मानता हूँ। आज हम दशमेश गुरु के इस बलिदानी बेटे के आखिरी घंटों से कुछ वो सीखेंगे जो हमारी जिंदगी के आखिरी पल तक हमारे साथ रहेगा। और भगत सिंह से कुछ ना सीखने का मतलब है उनको दोबारा मरने देना, और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। एक बार क्या हुआ कि उनके पिता खेत में कुछ पौधे रोप रहे थे, तो उनको देखकर भगत सिंह भी पौधे रोप रहे थे। तो जब किसान ने पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, तो भगत सिंह बोले पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूँ, और इस एक बंदूक से हजारों बंदूक तैयार होंगे और अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे कि इतनी गोलियां चली हैं। और सच में ऐसा ही हुआ, अंग्रेज गिनते गिनते तक गए कि कितनी गोलियां चली। भगत सिंह 12 वर्ष के जब पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो बैसाखी का दिन था, उत्सव का दिन। वहाँ हजारों लोग उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए, और ब्रिटिश सरकार ने उन हजारों बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून दिया, और उनकी खून से लथपथ मिट्टी को भगत सिंह ने अपने हाथों में उठाई और मुट्ठी बंद करके कसम खाई जब तक अंग्रेजों के साथ खून की होली खेलूंगा नहीं तब तक उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सोचिए, जिस उम्र में हम गिल्ली डंडा खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में भगत सिंह ने कसम खाई कि भारत को आजादी दिलाऊंगा और उन्हें अंग्रेजों से बदला भी लूंगा। 16 साल की उम्र में हर माँ का सपना होता है कि अपने बेटे के सर पर सहरा देखे। उन्होंने भगत सिंह की शादी कराने की सोची, और जब ये भगत सिंह को पता चला तो भगत सिंह घर छोड़कर भाग गए। और जब उनके पिता ने पूछा कि बेटा ऐसा क्यों किया, तो भगत सिंह बोले पिताजी यदि मैं गुलाम भारत में शादी करता हूँ तो मेरी गुलाम सिर्फ मेरी मौत होगी, और मुझे कोई हक नहीं है, और मुझे कोई हक नहीं है किसी की मांग में से नूर भरने को। और जब कुछ साल बाद साइमन कमीशन वापस अपने इंडिया में आया तो सभी क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और साइमन को बैक का नारा देते हुए आगे बढ़ते रहे। उसी में लाला लाजपत राय जी हिस्सा लिए हुए, और वो भी साइमन को बैक का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और तभी सिपाहियों ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे उन्हें बहुत गहरी चोट लगी, और उन्होंने अस्पताल में जाते जाते अपना दम तोड़ दिया। ये सब देखकर भगत सिंह का क्रोध 7वें मंजिल पर था, और उन्होंने उनका बदला लेने के लिए पुलिस चौकी में घुस गए और गलती से जेपी सॉन्डर्स को मार दिया। इससे भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने सारे पुलिस फोर्स को उनको पकड़ने में लगा दिया, और 1 साल तक वो भगत सिंह को पकड़ने में नाकामयाब रहे। और जब कुछ साल बाद उन्होंने फिर से असेंबली में बम फेंका, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम हिंदुस्तानी अब भी तुम पे भारी हैं। वो
मुझे फांसी चढ़ते थे, रोने लगे थे। और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मेरे मरते वक्त मुझे देखकर रोने लग जाए, वरना लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है, ना माँ तू मत आना। और बोले माँ तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी यार तेरा मरेगा नहीं। गोली चढ़ के रहते हैं दुनिया सभी, पर हर कोई हंस करके बाजी पर चढ़ेगा नहीं। मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है, क्रांतिकारियों को नहीं। और मैं चाहता हूँ कि मुझे बीच चौराहे पर गोली काटी जाए, क्योंकि ये युद्ध का विधान है कि गोली से ही मरने में सिपाही की शान है। और मैं उन वीरों को कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो कौन सदा करी रही तिरंगे के सम्मान में, जो विमान की चमक के जिंदगी है मुस्कान में, के रहे कर मात्रा सम्मान का में, दीवारों में जीने जो के धन की रक्षा में। और ऐसा बात वही जो मुँह से कर मुल्क के बाकी निकल जाते हैं, जो मेरे फांसी का फंदा को भगत सिंह बन जाते हैं। भारतीय हिंदुस्तान में दुर्योधन की जान रही और भगत सिंह की मिट्टी पर पाकिस्तान की मांग रही। और यही कारण है कि मैं उनको दुनिया का महानतम लिटरेचर मानता हूँ। और मेरे हिसाब से उनके जैसा ना कोई यहाँ तक पैदा हुआ और हो सकता है ना कोई पैदा हो। जय हिंद, जय भारत।